एक लड़की अपनी शादी के 2 महीने बाद ही अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती है और उसके बाद अपने ससुराल से वापस अपने मायके आ जाती है। लेकिन जो घर वाले होते हैं वे उसे अपने पास नहीं रखते हैं और कहते हैं कि रहना है तो पति के साथ रहो, वरना यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद वह वहाँ से निकल जाती है और उसका जो जीजा होता है वह उसे अपने पास रखने लगता है। वह उसके लिए एक अलग से किराए का कमरा लेता है और उसके अंदर उसे रखा करता है और उसके खाने पीने का सब चीज़ का प्रबंध करता है। लेकिन अचानक से जब इन बातों को लगभग 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद कुछ ऐसा होता है कि वह लड़की यहाँ से एकदम से निकल कर जाती है और सीधे अपनी ससुराल में जाकर अपने पति के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे तो आप ही के पास रहना है क्योंकि मैं अब बहुत कुछ समझ चुकी हूँ। कौन थी वह लड़की और किस वजह से ये सब कुछ हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बिहार के पटना के पासी के गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनकी बेटियां हैं और एक उनसे छोटा बेटा है। बड़ी बेटी का नाम सविता है और उससे छोटी का नाम मनीषा है और जो छोटा बेटा है उसका नाम है अमित। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो ज़्यादा पैसे रुपए वाले नहीं है, वह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते हैं और इसी तरह से समय बीत रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर जो सबसे बड़ी बेटी सविता होती है वह शादी के योग्य हो जाती है और उसके बाद माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से पासी के शहर पटना के अंदर उन्हें एक लड़का मिल जाता है जिस लड़के का नाम होता है रवि। और माता पिता जब रवि का रिश्ता अपनी बेटी के लिए पसंद करते हैं तो उन्हें रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वह झट से इस बात के लिए हामी भर लेते हैं। यहाँ पर बड़ी बहन सविता की शादी रवि से हो जाती है और शादी होने के बाद वह अपने ससुराल में चली जाती है। लेकिन उसके बाद से जब भी कभी बड़ी बहन घर पर आया करती तो अपने पति और अपने ससुराल वालों की ढेर सारी बड़ाई किया करती और कहा करती कि हम लोग तो शहर में रहा करते हैं, घर से बाहर जाने का तो कोई काम ही नहीं है, केवल घर घर का काम करना पड़ता है। जबकि गांव के अंदर खेतों का काम भी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर इनके पिता ने कुछ मवेशी पाल रखे हैं और उन मवेशियों का खाना लेने के लिए इनको खेतों पर जाना पड़ता है। अब ये बातें सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है उससे छोटी वाली मनीषा, उसे लगने लगता है कि यार जैसे मेरी बड़ी बहन के जीवन व्यतीत हो रहा है उसी तरह से मेरा भी जीवन व्यतीत होना चाहिए। और इसी बात को सोचकर वह मन ही मन अपनी शादी के सपने देखने लगती है कि मेरी शादी भी इसी तरह से शहर में हो जाए और मैं भी अपने जीवन को आराम से व्यतीत करूं। ऊपर से यहाँ पर जब भी कभी उसका जीजा आया करता तो वह भी ढेर सारी बड़ाई अपने घर की मार दिया करता और यहाँ पर उसकी बहन भी ऐसा ही किया करती है। इन बातों को सुन सुनकर मनीषा के दिमाग में एक अलग ही तरह की दुनिया बन जाती है और धीरे धीरे जब वह शादी की हो जाती है तो उसके बाद उसके माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढते हैं और ढूंढने से एक पासी के गाँव के अंदर उन्हें एक लड़का मिलता है जिस लड़के का नाम होता है प्रिंस। प्रिंस जो होता है वो गांव का ही रहने वाला था, लेकिन उसके पिताजी अच्छा खासा कमाया करते थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर जो प्रिंस होता है उसको उसके माता पिता अपनी लड़की मनीषा के लिए पसंद कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मनीषा को पता चलता है कि उसका पति गाँव का रहने वाला है और उनके पास भी मवेशी है जिस तरह से उनके पास है, तो यहाँ पर मनीषा को ये बात बुरी लगने लगती है और वह सोचती है कि अब तो मुझे वहां पर जाकर भी खेतों पर जाना होगा और इसी तरह से काम करना होगा। यह बात सोचकर जो मनीषा होती है वो अपने पिता से शादी से मना करने लगती है। लेकिन यहाँ पर पिता साफ साफ बोल देता है कि बेटी देखो, रिश्ता बहुत अच्छा हमने देखा है और इसी लड़के से शादी कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता और ये मेरा फाइनल फैसला है। इसके बाद यहाँ पर जो मनीषा होती है वो चुपचाप रह जाती है और धीरे धीरे उसकी शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। जब उसकी शादी का दिन नज़दीक आता है तो यहाँ पर उसकी जो बड़ी बहन होती है सविता, वह अपने पति के साथ यहाँ पर आती है और साथ में उनके बच्चे भी थे। तो यहाँ पर उन लोगों को देखकर मनीषा के दिमाग में बार बार घूमा करता है कि मेरी जो बड़ी बहन है वो तो अच्छी तरह से ज़िंदगी को व्यतीत कर रही है, लेकिन मेरा जीवन इसके साथ कैसे व्यतीत होगा और अब उन क्या करूँगी। ये सोचते सोचते धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और इस बीच यहाँ पर जो उसका जीजा रवि होता है वह भी आता है और आने के बाद उसको इन बातों को लेकर चिढ़ाने लगता है। कहता है कि मनीषा, अब तो तू गांव में जा रही है और वहां पर भी तुम्हें ऐसे ही काम करना होगा, जबकि देख तुम्हारी बहन तो अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रही है और उसे तो बिल्कुल भी बाहर का काम नहीं करना पड़ता है। मनीषा इन बातों को सुन तो लेती है, लेकिन फिलहाल वह इन बातों पर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पिता का उसे डर है और इसी वजह से वह चुपचाप इस शादी को करने के लिए तैयार हो जाती है।
धीरे धीरे शादी का दिन आता है और शादी वाले दिन यहाँ पर जो उसका होने वाला पति होता है, जिसका नाम प्रिंस होता है, वह अच्छी तरह से सज संवर कर तैयार होकर बारात लेकर मनीषा के घर आता है और उससे धूमधाम और रीति रिवाज से शादी करने के बाद उसे अपने साथ ले जाता है। शादी के बाद मनीषा जो होती है वो अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे वही बातें याद आया करती हैं कि उसने तो सपना देखा था कि वो एक ऐसी जगह पर जाएगी जहां ज्यादा काम ना करना पड़े और आराम से जीवन व्यतीत हो जाए। लेकिन यहाँ पर आकर जब वह घर के अंदर का काम देखती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसे घर के अंदर कैद जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ पर उतना भी काम नहीं था जितना कि मनीषा सोच रही थी। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद यहाँ पर जो मनीषा होती है वह अपने ससुराल वालों से उल्टी सीधी बातें करने लगती है। अब यहाँ पर जो ससुराल वाले होते हैं वो इन बातों को इग्नोर करते हैं कि नई नई शादी हुई है, हो सकता है अभी यहाँ पर एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो इसी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन मनीषा के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही थी और इन्हीं बातों के चलते जब उसकी शादी को लगभग 7 से 8 दिन बीतते हैं तो उसके बाद वह अपने पति से कहने लगती है कि मैं ना यहाँ पर आकर बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अब इन बातों को सुनकर जो पति है उसे समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हुआ करता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका पति बहुत ज्यादा समझदार था। लेकिन मनीषा को यह घर बिल्कुल भी रास नहीं आता है और इसी वजह से वह छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालने लगती है। यानी कि अगर उनका कोई काम हुआ करता तो कह देती हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, ये तो बहुत ही बेकार है और इस तरह से तुम लोग कैसे जिंदगी जिया करते हो। स्टार्टिंग में घर वाले इन बातों को सोचते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ पर मनीषा होती है वो उनका जीना दूभर कर देती है और शादी के कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर एक दिन जो इसका पति होता है यानी कि जो प्रिंस होता है उसे इस पर बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसकी माँ से कुछ ना कुछ कह रही थी कि तुम लोग तो जानवरों की तरह रहा करते हो और हम लोग तो इंसानों की तरह रहा करते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीषा की सास होती है वह तेज आवाज में उससे कुछ कहने लगती है और तभी यह बात उसके पति प्रिंस को पता चल जाती है। प्रिंस जो कि बाहर बैठक पर बैठा हुआ था और जैसे वो ये आवाज सुनता है तो उसके बाद एकदम से अंदर आता है और अंदर आने के बाद पहले तो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पत्नी मनीषा होती है वह उससे बुरी तरह से कहने लगती है कि मैं सही तो कह रही हूं, इसमें गलती क्या है, तुम देखो सच में ही जानवरों की तरह रहा करते हो और तुम में रहने का भी सेंस नहीं है। अब इस बात को सुनकर प्रिंस को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह जब अपनी पत्नी को समझाकर थक जाता है तो उसके बाद उस पर जोरदार हाथ उठा देता है। अब जैसे यहाँ पर मनीषा के ऊपर हाथ उठाया गया था तो उसके बाद जो मनीषा होती है वह एकदम से रूठकर अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और अपने पिता के पास फोन करके उन्हें यहाँ पर बुला लेती है। उसके बाद जो मनीषा के पिता होते हैं वे भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जब वह बुरी बात को समझते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि बेटी की गलती है और उसके बाद वो कैसे भी कैसे अपनी बेटी को समझा बुझाकर वहीं पर छोड़ आते हैं। हालांकि मनीषा का कहना था कि पिताजी मुझे यहीं पर नहीं रहना और मुझे तो आपके साथ ही जाना है, मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। यहाँ पर जो पिता होते हैं अपनी बेटी को धमकाते भी हैं, लेकिन अब चूंकि मनीषा की शादी हो चुकी है तो उस पर इन बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद पिता जैसे तैसे करके बेटी को समझा बुझाकर वहीं पर रहने के लिए कह देते हैं और उसके बाद वापस से अपने घर लौटाते हैं। लेकिन इसके लगभग 3 से 4 दिन बाद ही फिर से अचानक से किसी बात को लेकर मनीषा इशू बना देती है और उसके बाद यहाँ पर जो उसका पति होता है वो फिर से उस पर हाथ उठा देता है। अब शादी के कुछ ही दिनों बाद 2 बार उस पर हाथ उठा दिया गया था और इसके बाद मनीषा को लगने लगता है कि यहाँ पर मेरा समय व्यतीत नहीं होगा और मुझे तो यहाँ से जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो मनीषा होती है इस बार अपना सामान पैक करती है और सामान पैक करके वहां से जाने लगती है, अपने पिता को नहीं बुलाती है। अब जब ये बात उसका पति प्रिंस देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद एकदम से उसे रोकता है, कहता है कि इस तरह से मत जाओ, अगर तुम्हें जाना ही है सच में ही तो ऐसा करो, मुझे लिखित में देकर जाओ कि तुम यहां से अपनी मर्जी से जा रही हो और अगर तुम्हारे साथ आगे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवार तुम खुद होगी, क्योंकि इस तरह से अकेले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो मनीषा होती है वो एक पल नहीं लगाती है, फौरन से एक पेज निकालती है और उस पेज पर यह बात लिख डालती है। लिखती है कि मैं मनीषा अपने पूरे होश आवाज में ये लिख रही हूँ कि मैं अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर जा रही हूं और इसके बाद मैं कभी भी यहां पर नहीं आना चाहती। ऐसा लिखकर वह उस पर साइन कर देती है और साइन करके उसे उसके पति के हाथों में थमा देती है। अब जैसे उसका पति उस कागज को देखता है तो देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने शादी के बाद के ढेर सारे सपने सजोए थे और इसके लिए उसने कोशिश भी की थी कि किसी भी तरह से उसकी पत्नी उस घर को बसा ले, लेकिन उसकी पत्नी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।
इसके बाद यहाँ पर पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पत्नी जो मनीषा होती है उस घर को छोड़कर सीधा अपने मायके में पहुंच जाती है। रास्ते का सफर तय करने के बाद जैसे वो मायके में पहुंचती है तो यहाँ पर उसके ससुराल वाले यानी कि खासकर जो उसका पिता होता है वह उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीषा होती है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और फूट फूट कर रोते हुए अपने पिता से गुहार लगाने लगती है। कहती है कि पिताजी देखो, आप उस टाइम पर मुझे समझा कर आ गए थे, लेकिन वो लोग सुधरने वाले नहीं है। उसने दोबारा से मुझ पर हाथ उठाया है और इस तरह से मैं नहीं रह सकती। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और इतने दिनों बाद इसने बार बार मुझ पर हाथ उठाया है और मैं ऐसे कैसे जिंदगी व्यतीत कर सकती हूँ। यहाँ पर जो पिता होता है वो उसकी बात को पहले ही समझ चुका था कि मनीषा ही मक्कारी दे रही है, तो इसी वजह से वह उससे कहने लगता है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते और वापस से अपने ससुराल लौट जा, इस तरह से नहीं आया करते। लेकिन तभी यहाँ पर मनीषा कह देती है कि देखो मैं लिखित में देकर आई हूं और अब मैं दोबारा तो वहां पर नहीं जा सकती। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीषा का पिता होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि मतलब क्या है तुम्हारा कि दोबारा नहीं जा सकती, हमने तुम्हारी शादी में पैसे खर्च किए हैं और लड़का अच्छा है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हुआ करती है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मनीषा उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और कहती है कि देखो पिताजी, मैं बिल्कुल भी वहां पर नहीं जाऊंगी, चाहे मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर पिता को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम वहां पर नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन इस घर के अंदर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि शादी के बाद लड़की का जो ससुराल होता है वही उसका घर हुआ करता है। तो यहाँ पर अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। इस बात को सुनकर मनीषा जिस सूटकेस को लेकर आई थी उसी सूटकेस को लेकर वहां से वापस लौट जाती है और इधर उधर सड़कों पर भड़कने लगती है। यहाँ पर जो मनीषा होती है वह काफी दिनों तक तो ऐसे ही घूमती रहती है। उसके पास जो पैसे होते हैं उनसे होटल वगैरह ले लेती है और उन पैसों से ही खाना पीना खाया करती है। लेकिन धीरे धीरे 4 से 5 दिन के अंदर वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और 4-5 दिन के बाद जब एक दिन उसे पूरा दिन भर सड़कों पर भटकना पड़ता है तो उसके बाद उसे महसूस होता है कि इस तरह से जीवन व्यतीत नहीं होगा और मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो मनीषा है वो बहुत सोचती है कि या तो वो अपने गाँव जाए या फिर अपने ससुराल जाए, लेकिन कहीं पर भी जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि उसका ईगो उसके सामने आ रहा था और वह सोचने लगती है कि अगर घर पर गई तो पिताजी सोचेंगे कि देखो नहीं बजी ना, आ गई यहाँ पर वापस, और उसके बाद अगर मैं ससुराल जाती हूँ तो मेरा पति अभी से ही मुझे दबा कर रखने लगेगा और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर वह अपने ईगो को आगे रखती है और 1-2 दिन और ऐसी घूमती रहती है। लेकिन जब यहाँ पर भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती है और उसके पास सर छुपाने तक के लिए छत नहीं होती है, ना ही कोई पैसे होते हैं, तो उसके बाद वह बहुत ज्यादा टूट जाती है और टूटने के बाद सोचने लगती है कि इससे अच्छा तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ। अब जो मनीषा थी उसने ये फैसला तो कर लिया था, लेकिन इतनी हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं हुआ करती। वह कोशिश भी करती है लेकिन इस कोशिश में वह कामयाब नहीं हो पाती है। उसके बाद जो मनीषा है वह सोचने लगती है कि क्यों ना एक बार अपनी दीदी जीजा से बात कर लेती हूँ। जब वो लोग इतनी अच्छी तरह से रहा करते हैं तो शायद कुछ दिनों के लिए मुझे अपने पास रख लें और उसके बाद आगे जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर मनीषा अपने जीजा के पास फोन करती है और फोन करने के बाद उन्हें अपनी पूरी कंडीशन के बारे में बताती है, क्योंकि यहाँ पर जीजा को पहले से ही पता चल गया था कि घर पर बात होने के बाद उन्हें पता चल गया था कि मनीषा घर छोड़कर जा चुकी है और वहां से भी छोड़कर आ चुकी है। तो यहाँ पर जो जीजा है वो कहता है कि देखो, यहाँ पर तुम्हारी बहन को भी इस बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मनीषा ने बोल दिया था कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करती हूँ। तो यहाँ पर जो जीजा होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे लिए मैं किराए के कमरे का इंतजाम करता हूँ। तुम ऐसा करो, जैसे तैसे करके वहां से पटना आ जाओ और मैं अभी के अभी तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करता हूँ। रात का समय था और रात के समय यहाँ पर जो रवि होता है मनीषा का जीजा, वह उसके लिए किराए का कमरा ढूंढता है और उस किराए के कमरे के अंदर ले जाकर उसे ठहरा देता है। जो कुछ जरूरत का सामान होता है उस सामान को वहां पर कर देता है। कहता है कि मनीषा देखो, अभी तो तुम यहाँ पर रहो और उसके बाद आगे जो होगा सो देखा जाएगा, मैं तुम्हारा सब कुछ इंतजाम करता रहूंगा और तुम कैसी भी चिंता मत करो। मनीषा उस किराए के कमरे में रहने लगती है और अपने जीजा के बारे में सोचती है कि कितना अच्छा है, देखो मेरी मदद कर रहा है और मेरे लिए खाने पीने तक का सामान भी लाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो उसका जीजा होता है वो उसे उसी किराए के कमरे के अंदर रखा करता है, उसका किराया भी खुद भरा करता है और खाने पीने का जो सामान होता है वो खुद ही लाकर दिया करता है। मनीषा वहीं पर बनाया करती, खाया करती और जब कभी उसे कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं तो वह अपने जीजा से मांग लिया करती। जीजा उसे दे देता है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने तक वो बड़ी आराम से रहती है, घर वालों से ना तो कोई कॉन्टेक्ट करती है, ना ही उसे कोई प्रॉब्लम होती है कैसी भी। लेकिन 6 महीने बाद एक दिन अचानक से यहाँ पर जो उसका जीजा होता है
वह उसके उस कमरे पर आता है रात के समय और उसके जीजा ने शराब भी पी रखी थी। शराब पीने के बाद वह उस कमरे पर आता है और कमरे पर आने के बाद मनीषा से आज अपने दिल की बात कहने लगता है। कहता है कि देखो मनीषा, पिछले 6 महीने से लगातार मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास मुफ्त का पैसा है। मैं भी तुमसे कुछ उम्मीदें लगाकर बैठा हूं और सुनो मेरी बात, अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में आती हो तो उसके बाद ही मैं तुम्हें आगे रख सकता हूं, वरना तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। इस बात को सुनकर मनीषा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि मैं जिस जीजा को अच्छा आदमी समझा करती थी वो तो इतने बेकार निकला। और उसके बाद जो मनीषा होती है वो चुपचाप सी रह जाती है, लेकिन यहाँ पर जो उसका जीजा होता है उसकी चुप्पी को उसकी हामी समझ लेता है और उसके बाद उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो मनीषा होती है इस बात का विरोध करती है और अपने जीजा को एक जोरदार झापड़ लगा देती है। अब जैसे उसने जीजा को झापड़ लगाया था तो यहाँ पर जो जीजा होता है वो कह देता है कि 6 महीने से मैंने ढेर सारे रुपए तुम पर खर्च कर दिए हैं और उसके बाद भी तुम मुझे थप्पड़ लगा रही हो, तो यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे यहाँ से। अभी के अभी ये कमरा खाली करो, क्योंकि इस कमरे के अंदर जो भी सामान है वो सारा के सारा मेरा है और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे धक्के देकर वहां से बाहर निकालने लगता है। तभी यहाँ पर जो मनीषा होती है वो कहने लगती है कि जीजा जी रात में कहाँ जाऊंगी, लेकिन जीजा उसकी एक नहीं सुनता है और उसे धक्के देकर वहां से बाहर निकाल देता है। उसके बाद जो मनीषा होती है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर घर से बाहर निकल जाती है और मनी मन सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद किया है। जबकि यहाँ पर 6 महीने रहने के बाद वह ये बात तो समझ गई है कि शहर की लाइफ कैसी हुआ करती है, क्योंकि जहां पर वो किराए पर रहा करती थी वहां पर आसपास ढेर सारी महिलाएं किराए पर रहा करती थी और उनके जीवन को देखकर वह समझ जाती है कि जो महिलाएं यहाँ पर किराए पर रह रही हैं वह भी घर के अंदर ही रहा करती है, लेकिन ये कोई जिंदगी नहीं होती है। घर के अंदर ही रहना, घर के अंदर ही सब कुछ करना और घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी होती है। वह सोचती है कि इससे अच्छा तो गांव की ही जिंदगी है, तो क्यों ना मैं दोबारा से अपने पति के पास जाऊं और उनसे माफी मांगू, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ना तो उसने कोई पुलिस कंप्लेंट की थी और ना ही कोई तलाक का केस वगैरह उसने डाला था। इसी वजह से यहाँ पर मनीषा को जब अकल आती है तो वह सीधा अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने पति के पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगने लगती है। अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप जिस तरह से रखोगे हम उसी तरह से आपके साथ रह लेंगे। यहाँ पर उसके ससुराल वाले और उसका पति इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि जब मनीषा गायब हो गई थी तो उसके बाद उन लोगों ने उसके पिता से भी बात की थी, लेकिन पिता ने जो बात बताई उसे सुनने के बाद वो सोचने लगते हैं कि शायद मनीषा सुधरने वाली नहीं है। लेकिन जब मनीषा का ये व्यवहार उनके सामने आता है तो यहाँ पर जो पति होता है वह पूछने लगता है प्रिंस कि मनीषा ये बताओ आखिर बात क्या है और तुम्हें इतनी जल्दी अकल कैसे आ गई और कहाँ थी तुम पिछले 6 महीने से। तो यहाँ पर जो मनीषा होती है उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। कहती है कि प्रिंस, दरअसल मैं ना अपने जीजा के यहाँ पर रह रही थी, उसने मुझे कमरा दे रखा था, लेकिन जैसे ही 6 महीने होते हैं तो 6 महीने बाद एक दिन मेरा जीजा मेरे पास आता है और मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है। उसके बाद मैं उसे चांटा लगा देती हूँ और अभी रात के समय ही उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है, अगर तुम मुझे अपने पास रख सकते हो तो ठीक है, वरना मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ पर जो प्रिंस होता है वह इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि साथ तो मैं तुम्हें रख लूं, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम दोबारा से पलटोगे नहीं। तो यहाँ पर जो मनीषा होती है वह उसे बताने लगती है। कहती है कि दरअसल मेरी बड़ी बहन की शादी शहर में हो गई थी और मैं सोचा करती थी कि शहर की लाइफ तो बहुत अच्छी है और मुझे तुम्हारा रिश्ता पसंद ही नहीं था, लेकिन 6 महीने में शहर की लाइफ जीकर आई हूं कि किस तरह से घुट घुट कर जिंदगी जिया करते हैं, तो इसी वजह से अब मुझे शहर की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इसी वजह से अब मैं तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर यहाँ पर जो प्रिंस होता है वह समझ जाता है कि मनीषा अब सुधर चुकी है और इसके बाद वह उसे अपनाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन कहता है कि पहले मेरे परिवार से माफी मांगो। यहाँ पर जब उसके परिवार वाले पूरी बात सुन लेते हैं कि इस तरह से इसके साथ हो गया है तो उसके बाद वो लोग भी एक पल में ही उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। यहाँ पर जो मनीषा है वह उसके बाद उस घर के अंदर रहने लगती है और अच्छी तरह से सभी घर के काम धंधे को किया करती है और उसके पति की जो समझदारी होती है वह भी उसे कुछ ही दिनों में दिखने लगती है। यहाँ पर मनीषा अपनी अब बीती को जब अपने माता पिता को बताती है तो यहाँ पर उसके जीजा की बात उसकी बहन के सामने आ जाती है और जब बहन ये बात सुनती है कि उसके पति ने ऐसा किया है तो उसके बाद वह भी उससे लड़ाई करती है, लेकिन अपना घर वह भी नहीं उजाड़ना चाहती और उसके बाद उसी के साथ आज भी जीवन जी रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।